नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ फलीशा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की बैठक है आज। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगती हुई नजर आ सकती है। सचिवालय में शाम करीब 4 बजे ये बैठक आयोजित होती हुई नजर आएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज बैठक है। शाम 4 बजे से ये बैठक होती हुई नजर आने वाली है सीएम धामी की अध्यक्षता में। और आपको बता दें कि कई प्रस्ताव पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर भी लग सकती है। तो सचिवालय में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी, जो कि सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी। और आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की है आज बैठक और सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। और कई प्रस्ताव पर इस दौरान मुहर लगती हुई भी नजर आने वाली है। तो सचिवालय में शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक और शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई भी नजर आ सकती है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो नवीन, आज धामी कैबिनेट की बैठक है, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई भी नजर आ सकती है। बैठक से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी मनीषा, आज शाम 4 बैठक है। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, कार्मिक विभाग और तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी इस बैठक में प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही ड्रोन पॉलिसी की जो बात की जा रही है, लगातार ड्रोन पॉलिसी की बात की जा रही थी, उस ड्रोन पॉलिसी पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर है, उस पर भी मुहर लग सकती है। तो ऐसे तमाम सारे जो विभाग हैं उनके जो है उस पर मुहर लगने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला भी आने की संभावना है, क्योंकि आज जो बैठक होने वाली है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारे विभागों को यह निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने विभागों का जो है खाका तैयार करके लाएं। इसके साथ ही प्रदेश में अभी भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है उसकी भी चर्चा हो सकती है कि उन्हें किस तरीके का मुआवजा दिया जाए। ऐसे तमाम सारे विषयों को आने की संभावना है। शाम 4 बजे यह बैठक होने वाली है। सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और तमाम विभागों को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी अपनी तैयारियों को करके आए, अपने विभाग का खाका तैयार करके आए। सभी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देशित किया गया है जो प्रश्न है उसे पूरे तरीके से तैयार करके आए, जिससे कि कैबिनेट की जो बैठक है उसमें तमाम सारे सवालों के जवाब लिया जा सके और तमाम सारे जो फैसले हैं, जो अहम फैसले उत्तराखंड के हित के लिए है, वह किए जा सकते हैं। बिल्कुल नवीन शुक्ला, तो काफी ज्यादा जो अहम फैसले हैं उत्तराखंड के हित में लिए जा सकते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई और कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। क्या ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ी सौगात भी मिलने वाली है प्रदेश को? जी निश्चित मनीषा, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं आज कैबिनेट बैठक भी हो रही है, तो इस चीज को इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को कोई बड़ी सौगात भी मिलने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार से जो राहत पैकेज जरूर उत्तराखंड को मिला है, लेकिन इसके बाद भी आगे भी कुछ सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। जो कैबिनेट की बैठक है इसमें तमाम सारे फैसलों पर मुहर लग सकती है। तमाम सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें या फिर कार्मिक विभाग की बात करें, तो तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें कई सारे फैसले होने बाकी हैं। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में या तमाम सारे विभागों में जो प्रदेश के हित में फैसले लिए जा सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम सारे विभागों को भी यह निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने विभागों का खाका तैयार करके लाएं। और साथ में कैबिनेट मंत्रियों को भी यह निर्देशित किया गया है कि तमाम सारे सवालों को आप तैयार करके लाएं और जिससे कि जो कैबिनेट की बैठक में सवालों के जवाब दिए जा सके और तमाम सारे जो क्रियान्वयन के काम है उसको किया जा सके। शाम 4 बजे यह बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और कहीं ना कहीं यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होती हुई नजर आएगी सीएम धामी की अध्यक्षता में और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई भी नजर आ सकती है।
उधर केंद्र से मिली विशेष सहायता को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस विशेष सहायता पैकेज से प्रदेश में विकास की गति को नई रफ्तार मिलेगी, जिससे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आकार भी मिलेगा। साथ ही मनवीर सिंह चौहान ने पैकेज को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार से प्रदेश विकास पथ की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को लाभ होगा। कुछ भी कहे, उनका काम सरकार के कामों में मीट निकालने का भर रह गया है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड राज्य को विशेष राहत ऋण के रूप में 951 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दिया है और यह पैकेज हमारे लिए प्रदेश के विकास के विभिन्न योजनाओं के दिया गया है, जिन योजनाओं के का कार्य इसमें होना है। देर रात रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि पूरे जिले को आपदाग्रस्त घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार केवल भ्रमण का काम ही कर रही है। तो वहीं हरियाणा के नूह में हुई घटना पर भी हरीश रावत ने चिंता जताते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और हरियाणा सरकार पर कई आरोप भी लगाए। कहाँ से साइलेंट है? 4-5 बार तो मैं ही पूरे दौरा लगा चुका हूँ, गुहार लगा चुका हूँ, सारे सोशल मीडिया में सब जगह आ रहा है। तो हाँ, ये अलग बात है कि सरकार अनसुनी कर रही है और मंत्रीगण आ रहे हैं। हमारे दौरे के बाद मंत्रीगण सब एक के बाद एक आने लग गए। अच्छी बात है, आए, लेकिन किया कुछ, ये सबसे दुख की बात है। जानबूझ करके नूह में आग लगाने की कोशिश की गई है, उसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री दोषी हैं। उन्होंने अपने निकटस्थ व्यक्ति को इस काम पर लगाया, इस सुनियोजित तरीके से साजिशन वहां पर ऐसी स्थितियां पैदा की गई जिससे ये फिसाद हुआ है। तो हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे मणिपुर की घटना के लिए मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि भाजपा लोगों को लड़ा करके बांट करके ही ये समझ रही है कि उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नूह जैसी घटना नहीं हो। देहरादून में कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है। दरअसल पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि गणेश गोदियाल के साथ ही अभिषेक दत्त को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने संसद में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया है और उन्होंने संसद में प्रदेश में राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य को दी गई मुआवजा राशि पर भी सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने जोशीमठ समेत राज्य क्षेत्रों में भारी बारिश, अतिवृष्टि, जलभराव, भूस्खलन से हुए नुकसान का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए तमाम सवाल भी उठाए। सप्लीमेंट्री 1 श्री नरेश बंसल। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत व पुनर्वास हेतु राहत पैकेज जारी किए गए, उनकी क्या स्थिति है? शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित 228 शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी और इन सभी चयनित सहायक अध्यापकों को पहली तैनाती प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जाएगी, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर कर शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को चयनित LT शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं और जबकि सहायक अध्यापक कला के 262 पदों के लिए नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आयुष्मान योजना का आमजन को भरपूर लाभ मिल रहा है और प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से ही अब तक 51,44,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल चुका है, जबकि 8,28,000 से ज्यादा लाभार्थी मरीजों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा भी मिल चुकी है।
इस पर राज्य सरकार ने 15 अरब से अधिक की राशि खर्च की और प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मौसम विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है प्रदेश में और बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में भी अलर्ट को जारी किया गया है। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में येलो अलर्ट जारी है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का अलर्ट। वहीं नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में स्कूल भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश के चलते और नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्कूल बंद नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में येलो अलर्ट जारी है। उधर नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम की मार लगातार जारी है, जिसके चलते कई हिस्सों में अभी भी पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला बरकरार है। चमोली पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर कार्य कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और छिनका में पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं। यही नहीं, जिस तरह से उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है, उससे लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में भूमाफियाओं का खतरा लगातार जारी है और लोगों द्वारा भू कानून लाए जाने की मांग भी की जा रही है, पर सरकार द्वारा हर बार भू समिति बनाने के बाद भी काम नहीं करती हुई नजर आती, जिसका परिणाम यह है कि बुजुर्ग दंपत्ति जिन्हें देहरादून में आजादी के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा जमीन दी गई थी, वो अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति के पारिवारिक सदस्य भगवान दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारी आपबीती सरकार के सामने रखने की कोशिश की। उसमें जो दलीप चौहान और विनोद कुमार मेरे को प्लॉट में आगे लेके गया, मेरे को उनकी बातों पे यकीन आ गया कि मेरा ये काम कर रहे हैं। वो तेजोलाल पटवाल, रेशू और कोई दिनेश मलिक है भागवत का, और इसके साथ कुछ गुंडे थे, वो सारे आ गए प्लॉट के अंदर और मेरे को अपने विश्वास में ले लिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये मेरा कार्य होने जा रहा है। तो रात के टाइम ये 7 बजे गाड़ी लेके आते थे, मीटिंग इनकी वहाँ पे होती थी सब माफियों की, और मेरे को बहुत ही मौत का भय दिखा के, और एक रूम में जो मेरा अभी भी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, रिवॉल्वर फाइन देते थे, कह रहा है गैंगस्टर एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, आप इसमें सिग्नेचर करो। नगर निगम ने भवन स्वामियों की ओर से जमा किए गई संपत्तियों के स्वमूल्यांकन फॉर्मों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है और इस पर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि संपत्तियों के स्वमूल्यांकन के सत्यापन का कार्य राजपुर रोड से शुरू किया गया है। सत्यापन के दौरान भवन स्वामी की ओर से दर्ज पैमाइश और वास्तविक पैमाइश का मिलान किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि अभी तक 9 संपत्तियों में भारी भरकम विविधता पाई गई है, जिनसे निगम जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। जुर्माने के रूप में 4 गुना भवन कर की वसूली की जाएगी। देश भर में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल और बेस अस्पताल में आई फ्लू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने भी लगातार लोगों को आइसोलेट रहने के सुझाव दिए हैं। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ते आई फ्लू के मामलों को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो देश भर में आई फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
कुछ ऐसा ही हाल हल्द्वानी का भी है, जहां पर अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर के जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं और सावधानी बरतने के निर्देश दे रहे हैं। तो कुमाऊं में भी आई फ्लू की दस्तक देखी जा रही है और डॉक्टर्स द्वारा तमाम बातें कही जा रही हैं कि वो अपना पूरा ध्यान रखें और सावधानी को जरूर बरतें। आज की ओपीडी में तो मरीज ये मान के चलिए कि 80% जो हमारी ओपीडी थी वो कंजक्टिवाइटिस की ही थी। नहीं, वही बता रहे हैं, जैसे अगर आज 200 की ओपीडी थी तो ये मान के चलिए कि आपकी 130 से ऊपर तो आई फ्लू के ही मरीज थे, 130 से 40 से। कारण एक तो ये बदलता हुआ जो मौसम है वही लग रहा है, क्योंकि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो वो बदलते मौसम की वजह से ही होता है। तो डॉक्टर्स लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो चश्मा लगा कर रखें और लगातार सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, ऐसे में डेंगू के साथ साथ आई फ्लू के भी मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। आई फ्लू के जो मरीज हैं वो लगातार अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक हर मरीज को ये संदेश दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि सावधानी ही इसका बचाव है और हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकलना भी पड़ता है तो पूरी सावधानी के साथ ही निकलें। तो अस्पताल में मरीजों का तांता भी लगा हुआ है और कंजक्टिवाइटिस एक आंख से संबंधित परेशानी है जिसे आई फ्लू भी कहा जाता है और इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उधर उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे जल्द मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इसके बाद इसे विधानसभा में भी पारित कराया जाएगा। वहीं यूसीसी पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है और वो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम कर रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारा पूरी तरह तैयार है और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मैं छोटा राज्य होते हुए भी यहाँ पिरान किलर भी है, यहाँ मसूरी नैनीताल में चर्च भी है, यहाँ पर चारों धाम भी है, हर धर्मावलंबी यहाँ पर रहता है। ये सबसे वार्ता के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा। हम अध्यादेश या सदन के अंदर विधानसभा के अंदर पारित को लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। क्या मुद्दा है उनके पास? पलायन उनको दिख नहीं रहा है, उनको अब यूसीसी दिख रहा है, क्योंकि उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, ध्रुवीकरण करना है और वोट हासिल करने की बात है। ये इनके कारण वो सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर वो बताते, इस बात को बताते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। तो प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे। अगली खबर रुड़की से, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान के बाद कई समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं शहर के कई समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग भी की है। बताना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुजफ्फरनगर में हुई एक सभा में 3 समाज के लोगों पर टिप्पणी की थी, जिससे कई समाज के लोगों में भारी रोष है। उसी के चलते दर्जनों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका और जोरदार नारेबाजी भी की। देव सिंह शुक्रताल की जनसभा में माननीय योगी जी के सामने ये बयान देते हैं सार्वजनिक मंच पर कि 2017 से पहले सैनी जाति, कश्यप जाति और त्यागी जाति की लड़कियों को उठा लिया जाता था और रेप के बाद हत्या कर दी जाती थी, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। और योगी जी मौजूद है वहाँ। ये हमारी बेटियों के लिए अपमानजनक है कि नहीं है? और यदि योगी जी वहाँ मौजूद है और वो इस तरह का बयान देते हैं तो योगी जी को टोकना चाहिए था उन्हें। तो आज तीनों समाज के साथ सर्व समाज में भी आक्रोश व्याप्त है कि ऐसा बयान उन्होंने बेटियों के इज्जत को लेकर क्यों दिया, और यदि उन पर घटनाओं का प्रमाण है वो पेश करें, और नहीं तो माननीय योगी जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उसे बर्खास्त करें स्वतंत्र देव सिंह को। ये हमारी मांग है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।